ना। चलिए अब बात करते हैं नोट्स मेकिंग पे। नोट्स कैसे बनाए जाएं जो आपके जीवन को बदल दें, आपकी पढ़ाई को बदल दें। ठीक है, नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे वैज्ञानिक तरीका, एक बहुत अच्छा अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स बनाने का। इस अप्रोच को समझने का प्रयास कीजिए। अब नोट्स कैसे बनाया जाए, पहली बात ये, इसके लिए आपको अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा कि आपका ब्रेन किस प्रकार के नोट्स पे ज़्यादा वर्क करता है। आम तौर पे हम लोग ये चाह रहे हैं, देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आज एक बहुत बड़ा, जो लोग मेंस दे चुके हैं, जो बच्चे मेंस के एग्ज़ाम पे बैठते हैं यूपीएससी में, चूँकि मेंस लिखित हो रहे हैं, यूपीएससी का लिखित है टाइम बाउंडेशन अलग से कि 3 घंटे में ही लिखना है। भाई ये कह देते कि आप पूरे दिन में लिखते रहिएगा आराम से, तो आप आराम से लिख सकते थे, सोच सोच के लिख सकते थे। वहाँ पे क्या होता है, 3 घंटे में ही कोई क्वेश्चन करना होता है। तो 3 घंटे में जब कोई क्वेश्चन लिखना होता है तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता, आप पैनिक में होते हो बिल्कुल से। और क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करके आए हो, वो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल नया लगेगा ये चीज़ मैंने पढ़ी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन को लिखना क्या है ये मुझे वहीं पे फ्रेम करना पड़ेगा। तो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपके नोट्स थोड़े से भी गड़बड़ हो गए तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए नोट्स बनाना आपको बहुत अनिवार्य है। और नोट्स कैसे बनाना अनिवार्य है ये चीज़ें मैं देखिए मैं अपने कुछ नोट्स लेके आया हूँ, प्रॉपर्ली कुछ ही लाया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता था। जैसे अभी इस समय आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधी से है, इकोनॉमिक, अभी एक मैंने बनाया है, ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं, आज के नहीं है, ये शायद 2014 को मैंने बनाया था, आज भी जिंदा है मेरा नोट्स। ठीक है, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, देखिए बहुत सारे हिस्ट्री में मैंने जो पूरी हिस्ट्री लगभग इतने नोट्स में है, और इस पर अभी बाकी अपडेशन है, इसका जूमिंग है, बाकी इसका जूमिंग है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन करना चाहूँ तो मेरे लिए इतना इनफ है, इतने से मैं काम कर चला लूँगा। ठीक है, ये देखिए ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ नोट्स है, ब्रिटिश शासन की स्थापना, विस्तार और अनुकूल परिस्थितियों के उत्तरदायी कारक, उससे जुड़ा हुआ नोट्स है। ऑप्शनल का है ये नोट्स थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा काम मैंने ज़्यादा किया है। ये आपका अभी बजट और ये सब चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी का नोट्स है। काफ़ी सेक्शन आप देख रहे होंगे खाली भी पड़ा हुआ है, वो खाली मैंने जानबूझ के रखा है। देखिए इकोनॉमी का नोट्स है मेरे पास, ये डेटा है जो अभी आया इकोनॉमिक सर्वे का, वो भी मैं हमेशा लगा लेता हूँ, पुराना हटाता हूँ, नया लगा लेता हूँ। बजट का भी आया है, ये लिखा है बजट का सार, बजट एट ग्लांस, तो ये पूरा मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, तो ये जिंदा रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसका मैं पूरा जितना डेटा है, ये अपना पंचवर्षीय योजनाएं आपकी पूरी कंप्लीट इतने में है और बहुत शानदार है। पूरी भारत का आयोजन, पूरा नीति आयोग तक चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये आपका है। इसके बाद जो है लघु उद्योग, इस पे एक नोट्स मैंने, मतलब मेरे सब सब्जेक्ट पे बने हुए हैं, ऐसे ही नोट्स बनाया हुआ हूँ, और यही है, ये लघु उद्योग से जुड़ा हुआ है कि लघु उद्योग क्या है ना, क्या क्या इसमें लघु उद्योग के लक्षण क्या हैं, लघु उद्योग की समस्याएं क्या हैं, लघु उद्योग के सुधार के उपाय क्या हैं, लघु उद्योग को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, लघु उद्योग के नकारात्मक लक्षण क्या हैं, लघु उद्योग में सरकार के लिए हाल ही के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। ठीक है, और भारत में कौन कौन से बड़े स्तर पर लघु उद्योग लगे हुए हैं, तो सब अलग से बना रखा। 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में, ठीक है, 1953, 54, 55, 59, पूरा ये पूरा बना हुआ है, पूरा सिनेरियो। तो क्या होता है कि आपको नोट्स बनाने का एक तरीका है, मेरे पास है, जो मुझे लगता है कि तरीका आपके अंदर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा। तो एक नोट्स बनाने का तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप इस नोट्स को समझ लें तो आपका काम बन सकता है बहुत अच्छे से। आप बहुत कम समय में, आप मुझे थोड़ा सलाह दीजिए कि अभी आप कैसे नोट्स बनाते हैं, बताइए। छोड़ के चलना है, कल के दिन दूसरी किताब में मिलेगा, तीसरी किताब में मिलेगा, चौथी किताब में मिलेगा, 5वीं किताब में मिलेगा। सबके नोट्स अलग अलग बनाओगे, सेम गवर्नर जनरल सब में मिलना है। 2 बातें इसमें आज उसके बारे में, तो 2 बातें उसकी मिलनी है। मुझे 50 किताबें भी पढ़नी पड़े ना, तो भी 50 किताबों को मैं इतने ही नोट्स में रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है, देखो कोई भी किताब है, कोई भी किताब, कोई भी उठा लो, कक्षा 1 की उठा लो, 2 की उठा लो, 3 की उठा लो, 4 की उठा लो, 5 की उठा लो, जो भी उठा लो, NCERT उठा लो, एडवांस बुक उठा लो, सब उठा लो, सब सेम है, सब बराबर है। वहाँ पे कहीं पर भी कोई किताब में इधर उधर की चीज़ नहीं है, सब इक्वल होती हैं। बस 2-3 चीज़ें अलग होती हैं किताब की। पहली चीज़ कंटेंट, किसी में कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, किसी में थोड़ा सा कम मिलेगा, तो कंटेंट पहली चीज़ होती है, विषय वस्तु।
ठीक है, विषय वस्तु किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये हो सकता है पहला काम, लेकिन होगा सब में एक जैसा ही। विषय वस्तु कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसने ये काम किया तो किसी किताब में दूसरा बताएगा। विषय वस्तु आपकी लगभग सब में किसी में कम या ज़्यादा हो सकती है, पहला काम ये। ठीक, दूसरा काम क्या हो सकता है कंटेंट के अलावा, विषय वस्तु के अलावा दूसरा काम क्या हो सकता है किसी भी पुस्तक में? भाषा शैली अलग हो सकती है किसी भी पुस्तक की। जैसे कि कोई किताब मान लो इतिहास की किताब ही है, 6वीं क्लास के बच्चे के लिए लिखी जाए और वही किताब 12वीं क्लास के बच्चे के लिए लिखी जाए, कंटेंट अलग अलग होगा कि सेम होगा? विषय वस्तु तो सेम होगा ना, उसमें थोड़ा ना मौर्य काल में दूसरा राजा आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? कंटेंट सेम होता है, स्टूडेंट के लेवल के अनुसार से किताबों के स्तर को कम ज़्यादा किया जाता है। तो यदि आप सोचें कि एनसीईआरटी के आप अलग नोट्स बनाएंगे, हिस्ट्री के अलग नोट्स, एडवांस बुक के अलग नोट्स बनाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप इससे बड़ी भूल कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉलिटी में संविधान की परिभाषा लिखनी है, तो संविधान की परिभाषा एनसीईआरटी में कक्षा 6 के बच्चे के लिए कुछ और लिखी होगी, समझाया जाएगा उसको, एक कहानी पढ़ा के समझाया जाएगा, और वही लक्ष्मीकांत में कुछ और लिखी होगी। बात तो यही होगा ना, लेकिन कहानी का सार उसका वही निकल रहा होगा जो लक्ष्मीकांत में लिखा होगा। आप सोचे कि एनसीईआरटी वाले का अलग नोट्स बना लें और लक्ष्मीकांत का अलग बना लें, तो आप तो बेवकूफ़ हैं। कल के दिन दूसरी किताब आपने पढ़ी, उसमें तीसरी बात उसी में कुछ चीज़ें मिली नहीं तो सेम बात मिल गई, उसके नोट्स अलग बना रहे हैं। आप एक ही टॉपिक के 50 नोट्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको चाहिए कि आप एक कॉमन नोट्स क्रिएट करें, कॉमन नोट्स बनाएं किस हर चीज़ का। कॉमन का मतलब है अब ये टॉपिक है मेरे पास संविधान, ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, जो बात मुझे समझ में एनसीईआरटी से एक लाइन में लिख दिया। देखो एक चीज़ बताऊँ, आप किताबें पढ़ रहे हो, किताबों में समग्रता है, हर चीज़ डिटेल से लिखी गई है। आपको जब भी नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स डिटेल से नहीं बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए पॉइंट में। पॉइंट मतलब एक पॉइंट में भी नोट्स हो सकता है आपका, एक पॉइंट में भी पूरा का पूरा नोट्स आपका हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये देखिए, ये है पंचवर्षीय योजनाओं की बात है, तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स बनाया है। ठीक है, बहुत बिल्कुल एक एक पॉइंटों में, एक एक लाइनों में है, छोटा सा सेंटेंस है या कुछ है पर्टिकुलर, छोटा सा, बहुत बिगिनिंग में। और मैंने इसीलिए इसको एक पेज को ऐसे डिवाइड किया है कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती जाएं। अब देखिए इसमें है ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं विस्तार की अनुकूल परिस्थितियाँ। भारत में ब्रिटिश शासन क्यों स्थापित हो गया, तो क्या कारण हो सकते हैं। पहले मैंने इसमें जो पहला लाइन, मैंने इस पेज को, लैंडस्केप पेज को 4 भागों में बांट लिया। देखो मैं इसका एक बार बना के दिखाता हूँ, आपको शायद एक ही से समझ में आ जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है। मान लीजिए एक टॉपिक निकल के, आपको सिलेबस पता है, आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, बुक्स से भी आपको टॉपिक पता चल जाएगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी आपको टॉपिक पड़ जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो सारे टॉपिक आपको अपने तैयार करने हैं पर्टिकुलर नोट्स पे। अब इसमें यह है कि ब्रिटिश शासन भारत में कैसे स्थापित हुआ, तो ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है, ब्रिटिश शासन की स्थापना, जो मेरी मेन हेडिंग है मैं यहां पे लिखूंगा, स्थापना के कारण। ठीक है, अब इसके कितने कारण है। पहला है सामाजिक कारण, यहां पे तो मैं एक ओवरव्यू लिखूंगा ना कि सामाजिक कारण क्या हो सकता है ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापना के। दूसरे, मुगल सत्ता का पतन, मुगलों का पतन। ठीक है, तीसरा क्या निकल के आ सकता है, राजनीतिक व्यवस्था का कमजोर पक्ष, राजनीतिक व्यवस्था का कमजोर पक्ष। चौथा कारण है आंतरिक संघर्ष, देश के अंदर ही संघर्ष चल रहा था, कोई किसी से लड़ रहा था, आंतरिक, समझिएगा मेरी बातें पूरी, संघर्ष। ठीक है, इसके बाद वित्तीय समस्या, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो है सैन्य व्यवस्था में दोष था भारतीयों के। 50 कारण आपको निकल के आएंगे। मान लीजिए आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको 4-5 कारण ऐसे निकल के आए। यूरोप में डेवलपमेंट, यूरोप में विकास, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, सब कुछ हुई। ब्रिटिश श्रेष्ठता, उस समय ब्रिटेन, ये भी एक कारण है। ये सब रीजन आपके निकल के आए। ठीक है,
कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के इतने कारण है। अभी ये 5-6 कारण और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत सारे कारण आप लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको और क्या करेंगे? अगली लाइन लिखे यहां डाला सामाजिक कारण। ये पहला पॉइंट जो था, अब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, सामाजिक कारण। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। सामाजिक कारण में क्या था? सबसे पहली चीज, 18वीं शताब्दी में आपको पता होगा राजा राम मोहन राय और ये सबके द्वारा धार्मिक सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, यानी कि भारत सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से दुर्बल था। देश के अंदर बहुत सारी सामाजिक वर्ण व्यवस्था, जाति पात, छुआछूत, महिलाओं की स्थिति, है ना, दुनिया भर की सामाजिक समस्याएं देश के अंदर थीं। एक कारण ये निकल के आया, तो इसको वो बुलेट पॉइंट में लिख सकता है कि भारत जो है सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से दुर्बल था 18वीं सदी में। पहला कारण तो ये निकल के आया इसमें। दूसरा पॉइंट क्या था? हिंदू समाज धार्मिक दृष्टि से विभिन्न संप्रदायों में विभाजित था। कई छोटे बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, ये वादी, वो वादी, कर्मकांडी पद्धति, ठीक है। इसके बाद अगला क्या था? हिंदू सर्वदा से ही जाति और उपजातियों में विभाजित थे, यानी जटिल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो आप डाल सकते हैं ना इसमें पॉइंट क्रम से, सामाजिक में 5 पॉइंट आप हो सकते हैं, इसमें डाल देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है मुगलों का पतन का कारण। अब मुगलों के पतन का क्या कारण है? लिख सकते हैं आप 50 कारण। पहला कारण लिख सकते हैं औरंगजेब की नीति। दूसरा कारण लिख सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारियों का विकसित होना। तीसरा, मुगल दरबार का विभाजित हो जाना विभिन्न सरदारों में, ठीक है। तो बहुत सारे मुगलों के पतनों के कारण भी लिख सकते हैं, कैसे मुगल सत्ता पतन हो गई, जिसके कारण से भारत में ब्रिटिश श्रेष्ठता स्थापित हो गई। इसके बाद अगला कारण आप लिख सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था का कमजोर पक्ष। तो ऐसे करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाते चले गए। समझ गए मेरी बात? ये जा रहे पॉइंट हैं, सबको एक एक में डालते डिस्क्राइब करते चले गए। ये आपने मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर किताब मान लीजिए BL ग्रोवर से बनाया, ये पारा टॉपिक आपको मिला, या कोई भी किताब स्पेक्ट्रम से मिला, NCERT से मिला, कहीं से भी मिलेगा यही मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा यही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपने इनको लिखा, मान लीजिए आपने पहले स्पेक्ट्रम से बनाया, स्पेक्ट्रम के बनाने के बाद आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी, दूसरी किताब मान लीजिए आपने बिपिन चंद्रा को पढ़ लिया। बिपिन चंद्रा को पढ़ा तो आपने देखा बिपिन चंद्रा में 2 चीज़ें और ज़्यादा बताई गई हैं, तो आपने 2 चीज़ों को और अपडेट कर दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट और डाल दिए और उन 2 पॉइंटों को आगे और डिस्क्राइब कर दिया। तो आपकी स्पेक्ट्रम के भी नोट्स हो गए इसी में बिपिन चंद्रा भी हो गए। बिपिन चंद्रा ने ये पॉइंट तो डाले ही थे, लेकिन 2 पॉइंट और डाल दिए, तो 2 पॉइंटों को यहीं पे अपडेट करके आगे उसको भी डिटेलिंग कर दिए। बिपिन चंद्रा में सामाजिक कारण में 2 पॉइंट और आपको मिल गए, तो यहीं पे और उन्हें बढ़ा दिए। देखो, हमें किसी भी चीज़ में PhD नहीं करनी है, हमें 5 से 6, 7, 8 पॉइंट चाहिए बस। 150 शब्दों में लिखना है अपने क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप मान लो, देखो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, एक किताब पढ़ लोगे बस, इतना किताबें हैं कि किताबें पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है और आपको एक एक टॉपिक पे 10-10 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट भी होंगे तो चलेगा। 150 शब्द आप घुमा फिरा के लिख दोगे, तो 5 ये बुलेट पॉइंटों में चीज़ों को क्रिएट करना है, सब चीज़ों पे। चाहे जो सब्जेक्ट आप मुझे बता दो कि भाई ये सब्जेक्ट करना है। अब बजट है, मान लीजिए ये बजट है, बजट पे इकोनॉमी का टॉपिक है, या कोई भी चीज़, मुझे मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति पे चलो, मौद्रिक नीति पे बना देता हूँ। बजट है ये, बजट में सबसे पहले बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या इस पे इशू हो सकते हैं, क्या क्या इशू हो सकते हैं। पहले तो मैं इशू लिखूंगा कि बजट से इतने प्रकार के क्वेश्चन। अब ये इशू मुझे पता कैसे चलेंगे? अब देखो, क्वेश्चन इससे बनता है कि ब्रिटिशों के भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापित होने के सामाजिक कारण लिखिए। आप आराम से लिख सकते हैं, आपके पास पॉइंट है सामाजिक कारण लिखने के। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के मुगलों के पतन का कारण लिखिए, लिख सकते हैं। या होलिस्टिक अप्रोच में पूछ सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का कारण, जो पूछेगा आप वो लिख सकते हैं। कल के दिन इंटरव्यू में बैठे होंगे, कहीं डिबेट में बैठे होंगे, आपसे बढ़िया कोई बता पाएगा? क्योंकि आपके पास कल के दिन कोई एसे आ गया, कुछ भी आ गया, आप बहुत बढ़िया से चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे। और जो भी किताब पढ़ेंगे उसी में अपने नोट्स को अपडेट करते चले जाएंगे, बस। और क्या है, यही तो है। बहुत डिटेल में मत लिखिए। आपको पता है कि आपने किस किताब से इसको लिखा है, आपको पता है। वो किताब कभी किसी को बेचिए मत, क्योंकि कल के दिन मान लो आपके बुलेट पॉइंटों को लिखने के बाद आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे देखने? उसी किताब में तुरंत। आप क्या कर रहे हो? आप पूरी की पूरी किताब छाप रहे हो, पूरा का पूरा सेंटेंस छाप रहे हो उसका नहीं, उसका वो की पॉइंट ढूंढो जो आपके दिमाग में याद रह जाए।
यदि आप की पॉइंट लिखोगे तो कम समय में ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी और जल्दी आप पढ़ ले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? हर सब्जेक्ट को ऐसे ही बनाना, हर टॉपिक को। पहले तो चलो पहले ऐसे कर लो, एक अपना सिलेबस का करो। मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस पे रिसर्च करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहले यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पे डालो, यूपीएससी का सिलेबस यूपी। अब देखो कितना इजीली है, मैं तो कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे मास्टर वीडियो क्या होते हैं, महज कोडिंग ही तो होते हैं। यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी में 3 स्तरों पे सिलेबस है। पहला प्री स्तर पे सिलेबस है, मेंस स्तर पे सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल स्तर पे सिलेबस है, ठीक है। एक क्वालिफाइंग पेपर आता है, ठीक है, उस पर भी एक पे वो है। अब देखो इसको मैं कोड है कर रहा हूँ, ऐसे ही हर सब्जेक्ट कोड करना है आपको। अच्छा चलो पहले प्री स्तर पे देख लेते हैं। प्री स्तर पे क्या क्या आता है, ये पॉइंट मैंने डाल लिए। पहले इतिहास आता है ना, भूगोल आता है। अब देखो मैंने पूरे सिलेबस की कोडिंग कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा प्री में इतिहास आता है, तो इतिहास में क्या पूछा जाता है? इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पूछता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछता है, ठीक है, प्री है चूंकि है। और आधुनिक भारत का इतिहास पूछता है। अच्छा ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पूछता है? कोडिंग है चल रही है ये पूरी। ऐसे तो नहीं करूंगा मैं, अब इसको पूरा कोड करके ले जाऊंगा, बड़ा लंबा जाएगा ये, लेकिन जाएगा बहुत बढ़िया से। अब प्राचीन भारत में ये पूछता है, ये पॉइंट बना लूंगा। अच्छा चलो मध्यकालीन भारत में क्या क्या पूछता है। आप एक एक टॉपिक को आपने क्या किया, यहाँ पे जूम आउट करके रखा है, इसको जूमिंग कर रहे हैं आप, एक एक टॉपिक की जूमिंग कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे बनाने चाहिए आपको अपने नोट्स, और बुलेट पॉइंट बनाने चाहिए। यदि बुलेट पॉइंट में आपने नोट्स बना लिए, मैं सच बता रहा हूँ एग्जाम से पहले बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा नोट्स मिले जिसे मैं रिवाइज़ करूँ। अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, मैं आपको सच बताऊँ, वो हैं राशिद जी। राशिद जी ने पूरे के पूरे ऑप्शनल अपने इतने पतले नोट्स में बना दिए, कंप्लीट कर दिए पूरे के पूरे ऑप्शनल। कोई यदि आएंगे, वो बीच में आते रहते मेरे पास बीच बीच में, तो मैं किस दिन आपको कहूँगा कि दिखाइए इनको लग करके। पूरे की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी पतले में, पूरी की पूरी ज्योग्राफी कर दी, पॉलिटी कर दी, इकोनॉमी कर दी फास्टली, क्योंकि उनको समझ में आ गई कि अच्छा ये गेम है। और उन्होंने एक एक किताब नहीं की है, पॉलिटी में डीडी बसु भी किया, लक्ष्मीकांत भी किए, और हमारी संसद भी पढ़ लिया। तो क्या हो गया कि भाई एक ही टॉपिक को अच्छे से कर लिया उन्होंने, और बढ़िया से एक एक किताब को भी अपडेट करते ऐसे चले गए। आप कितनी भी किताब, इसी में एनसीईआरटी डाल दो, इसी में सबको अपडेट करते चले जाओ, जितना भी अपडेट करना चाहो। है क्या? पहले आपको इशू देखने हैं कि कितने इशू हो सकते हैं, जितने इशू हो सकते हैं। इशू कहाँ से मिलेंगे आपको? एक तो आयोग के द्वारा पूछे गए होंगे बहुत सारे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा आपके सिलेबस में, आपके बुक में मिलेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ से क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने आपको बजट के बारे में बताया, बजट के बारे में देख लो क्या क्या हो सकता है। पहले तो फैक्चुअल टाइप की नॉलेज होगी बजट में, ठीक है। दूसरा उसका एनालिटिकल सेक्शन होगा बजट का। तो अब फैक्चुअल नॉलेज में क्या हो सकता है कि बजट का मतलब क्या है ना। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुजे से हुई, है ना। एक थैला होता था, उसी को बजट कहने लग गए। चमड़े का थैला लेकर के वो जाते थे, उसमें कागज़ डाल के, उसी को बजट कहने लगे। मोटी मोटी बात है, लेकिन देखो इतना बेसिक भी हम गए। तो बजट का मतलब क्या है, फिर बजट शुरू कब से हुआ, है ना। 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री रॉबर्टस जो है वॉलपोल के द्वारा पहली बार आर्थिक स्थिति का विवरण पेश किया गया संसद में, और इसी को बजट, यहीं से बजट का प्रारंभ माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप इस लेवल का भी नॉलेज लेके चल रहे हो। ये देखो मैंने सब बनाया है यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद भारत में कब बजट चालू हुआ, तो भारत में सबसे पहले 18 फरवरी 1860 में बजट जो है चालू हुआ। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसको वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने चालू किया था, प्रारंभ किया था। और इसके बाद जो है विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता भी कहते हैं इसी कारण से। अब पूछिए कहां से पूछोगे आप क्वेश्चन। इसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर, आजादी के बाद कब चालू हुआ भारत में, 26 नवंबर 1947 को, क्या नाम था, आर.के. षणमुखम चेट्टी, इनके द्वारा सबसे पहले ये वित्त मंत्री थे, पहला बजट इन्होंने भारत का प्रस्तुत किया। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, फैक्चुअल टाइप की नॉलेज, लेकिन मैंने इसको भी लेके चला। फिर भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान, तो अनुच्छेद 112 के बारे में लिखा मैंने कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 212,
ठीक है, दोनों अनुच्छेदों को लिखा कि राज्यों के लिए बजट कर क्या है। तो हमारी संविधान में संसदीय व्यवस्था है जिसके तहत जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये सारी चीजें जो भी हैं आप पूरा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर बजट क्या है, बजट में आमतौर पे 3 चीजें होती हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े होते हैं, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े होते हैं, अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े होते हैं। अब क्या क्या होते हैं इन्हीं को आगे सब डिटेलिंग है। बजट कितने प्रकार का होता है, पारंपरिक बजट होता है, निष्पादित बजट होता है, शून्य आधारित बजट होता है, परिणाम मुखी बजट होता है, जेंडर बजटिंग अब चालू हो गई है, अब प्रो इन्वायरमेंटल बजटिंग चालू हो गई है, इन्वायरमेंट के कॉज भी उसमें वो कर दिए जाते हैं। तो बजट में एक सामान्य बजट होता है, एक रेलवे बजट होता है, लेकिन रेलवे और सामान्य बजट को अभी मर्ज किया गया, ठीक है। तो सामान्य, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, अपडेट करते हैं। अब यहीं पे पारंपरिक बजट क्या है, निष्पादित बजट क्या है, फिर बजट के अंदर क्या क्या होता है, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, यही सब ग्राफिंग करनी है पूरे इसमें, और सिंपल और आसान में, बड़े आसानी से कोई भी देखेगा आसानी से कर पाएगा एक एक चीज को। और देखिए आप बुलेट पॉइंट है हर चीज का, राजस्व खाता क्या है, पूंजीगत खाता क्या है, योजनागत व्यय क्या है, गैर योजनागत व्यय क्या है। अब क्यों योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, इसलिए अब योजनागत और गैर योजनागत नहीं रहा। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? आपको चीज़ों को पहले सब हमेशा जब भी पहला सेक्शन बनाइए उसमें सारे टॉपिक लिखिए और उन टॉपिक को जूम करते चले जाइए, ठीक। जितना जूम करते चले जाएंगे वो पहले आपको पहला जो सेक्शन बनाना होगा ना, पहला उसकी ग्राफिंग, जैसे देखो पूरी हिस्ट्री है इसमें, नरेंद्र मोदी तक की इतिहास है इसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, मगध का, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, शुंग वंश, कांडो वंश, सातवाहन, चेदी, इंडो आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण हुआ, फिर यूनानी आक्रमण हुआ मौर्य काल में, फिर शक, पलह, कुषाण, गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश, राजपूत वंश, मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश, मुगल काल, सूर वंश, इसके बाद आपके गवर्नर जनरल सारे आने लग गए। सारे गवर्नर जनरल हैं कंप्लीट, जितने मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये देखिए सबके बने हुए हैं। रॉबर्ट ये डलहौजी, अब ये कह रहे हैं कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, चलो डलहौजी का सबसे ज़्यादा है। मैंने कितना ईजिली में लिखा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ, पंजाब का विलय हुआ, लोअर बर्मा पीगू का राज्यों में विलय हुआ, सिक्किम को विलय किया गया, शांतिपूर्ण विलय, व्यवगत का सिद्धांत लेकर आए, ठीक है, उपाधियों और पेंशनों को बंद कर दिया, वराड़ का विलय, अवध का विलय, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, रेलवे विभाग, विद्युत तार, डाक सुधार, सार्वजनिक व्यय निर्माण, वित्त संबंधी सुधार। खत्म बात, मेरे दिमाग में है पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे ही मुझे ये याद आएगा, नहीं होगा तो मैं अपनी किताब में फिर देख लूंगा। मुझे तो बुलेट पॉइंट निकाल के लाने हैं ताकि कल के दिन मैं मेंस में बैठा हूं तो मेरे दिमाग में डलहौजी के आते ही ये मेरे बुलेट पॉइंट मेरे दिमाग में आ जाएं और मैं आसानी से डलहौजी लिख डालूं। मैं तो वैसा काम करूंगा ना जिसमें मुझे कम टाइम लगे। फिर लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाना, विलय के सिद्धांत को वापस ले लेना, इंडियन पैनल कोड आया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, इंडियन टैक्स और इंडक्शन ड्यूरिंग एक्ट आया, प्रो पोर्टफोलियो सिस्टम आया, इसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया। बस जितना काम इसके समय पे हुआ वो लिख डाला। अब ये सब मुझे पता है कि कौन क्या है, ये तभी पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट पे चीजों को लेके चलना है। विलियम बेंटिंग के बारे में कितना इजीली है, सती प्रथा और अन्य करों को बंद कर दिया, क्रूर प्रथाओं को बंद कर दिया इसने, ठीक है, ठगी बंद कर दिया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया, समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति, नैतिक और बौद्धिक विकास किया गया, शैक्षणिक सुधार किया गया, वित्तीय सुधार, न्यायिक सुधार, भारतीय रिवासतों से के प्रति नीति क्या लेकर के आया, इसमें विलय किया गया, दार्जिलिंग, कछार, जयंती और कुर्ग का। खत्म बात। अब मुझसे लिखवा लीजिए जो आपको लिखवाना हो कि आप बेंटिंग के जो है उदारवती नीति पे लिखिए, ये लिखिए वो लिखिए, सब दिमाग में है। जैसे ही मैं इसको पढ़ा मुझे नहीं समझ में आया, मैं किताब खोल के देखता हूँ, किताब से मुझे मिल जाता है। तो आपको तो ऐसे करना चाहिए ना चीज़ों को। अब आप सोच रहे हैं सब किताब को छापे पढ़ें, आप अपनी किताब लिख रहे हैं तो क्यों किताब छाप रहे हो उसको पूरी? उस किताब में नहीं लिखा कुछ भी, उस किताब में नोट्स नहीं बना सकते साथ साथ, उसका बुलेट पॉइंट निकाल के लाना है बस आपको, जितना आपके दिमाग में याद रह जाए। एग्जाम के टाइम में पैराग्राफ याद नहीं रहेंगे, आपको बुलेट ही याद रहेगा। और यदि बुलेट ही याद रहेगा तो क्यों नहीं बुलेट पॉइंट में नोट्स बना रहे हो आप? क्यों पैराग्राफ में नोट्स बना रहे हो? किताबों में सब बना हुआ है, उसी पे हाइलाइटर से, उसी पे अंडरलाइन के माध्यम से उस पे भी नोट्स बना के रखो और अपनी किताब ही यूज करो, दूसरे की किताब मत यूज करो। आमतौर पर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो किताबें नहीं खरीदते, मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का।
आप दूसरे की किताब से जुगाड़ लगाते हो, कुछ नहीं होगा। किताब अपनी ले लिया तब, आपकी किताब आजीवन। मैं अपनी किताबें किसी को नहीं देता, आज तक नहीं दिया, अभी भी रखी। कोई लेता है मैं मना कर देता हूँ, नई खरीद के दे दूंगा मैं आपको, मैं ऐसी अपनी किताब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उस पर प्रॉपर काम किया है 5 साल तक। उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, तो मैं कैसे दे दूं आपको? ये आपको कम से कम इतनी सिंसियरिटी रखना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी आपकी होनी चाहिए, उस पर आपने काम किया है पूरा प्रॉपर, और आपको यदि लग रहा है कि सब ऐसे ही है तो करिए। तो मेरी बात को समझिए और नोट्स को बिल्कुल इजीली बनाना चालू करिए। बना के आप मुझे दिखा भी सकते हैं बीच बीच में, मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स आपके कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उससे कितने प्रकार के सब टॉपिक बन सकते हैं। लघु उद्योग है, लघु उद्योग से क्या बन सकता है? सबसे पहला बन सकता है कि लघु उद्योग कहते किसे हैं, कुटीर उद्योग क्या है, हस्तशिल्प उद्योग किसे कहते हैं। पहले तो हमेशा परिभाषा थी ना कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका। इसके बाद लघु उद्योग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। लघु उद्योग के कई क्षेत्र हो सकते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग है ना, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं, स्मॉल है, फिर मीडियम है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया लघु उद्योग को। इसके बाद जो है लघु उद्योग के लक्षण क्या हैं? सकारात्मक लक्षण, कम पूंजी लगती है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इसमें प्रति श्रमिक निम्न पूंजी अनुपात होता है, उच्च पूंजी उत्पादकता, ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं लघु उद्योगों से, है ना। आय का बेहतर वितरण होता है, क्योंकि समाज के छोटे से छोटा वर्ग उसमें लगा होता है, इसलिए उसके पास भी पैसा जाता है। इसलिए पॉजिटिव इसके जितने पॉइंट हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लघु उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में लगाई जा सकती हैं। लघु उद्योग घर घर लगाया जा सकता है, सबको प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्थानीय श्रमिकों को लिया जाता है, वहाँ की पूंजी का प्रयोग किया जाता है, लोकल पूंजी लगती है इसमें। इसके कारण से बड़ी इकाइयों की तुलना में औद्योगिक विवादों के कम, बड़ी बड़ी इकाइयों में बहुत सारे औद्योगिक विवाद होते हैं, लघु उद्योग में नहीं होते हैं, कम अवसर होते हैं। अधिक जनसंख्या को अधिक रोजगार देती है, इसलिए लघु उद्योग समाधान है देश की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। आप ये पॉजिटिव पॉइंट इसके लिख के, ऐसे पॉइंट ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। आपके पास बुलेट पॉइंट हो, क्रम से आपको उनको जोड़ के रखना चाहिए, तब आप एक अच्छे नोट्स बनाने के काबिलियत रखेंगे। और आपके नोट्स अब कल के दिन कुछ लघु उद्योग, मालूम है ये मैंने बनाए लालेन लाल की बुक से, इकोनॉमी के। कल के दिन मैं दत्तम सुंदरम पढ़ता हूँ, मुझे 2 बात और मिलती, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखिए जगह बची है कि नहीं बची, बची है। और मुझे यदि इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं लालेन लाल को फिर से जाके देख लूंगा, लेकिन बुलेट पॉइंट में मेरे पास लिखी है बातें। क्वेश्चन लिखना होगा कि लघु उद्योग के सकारात्मक लक्षण लिखे, मैं तुरंत लिख दूंगा उत्तर उसका, पूरा का पूरा पॉइंट, ठीक है। लघु उद्योग के समस्या के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? पहले ही चुनौतियां, कच्चे माल की कमी है। दूसरी चुनौती तकनीकी की समस्या है, तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल पे। वित्त की समस्या, फाइनेंस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना चालू की है, फाइनेंस के लिए व्यवस्था। विपणन मार्केटिंग की समस्या, उनके लिए बाजार भी चाहिए। गांव में लगा तो दोगे, बिकेगा कहाँ उस सामान को? बाजार नहीं। बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता है छोटे उद्योगों को, वो कैसे करोगे? ऊर्जा नहीं है पर्याप्त मात्रा में, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, वो कहाँ है? सूचना और परामर्श का अभाव है, जानकारी नहीं है उनको कि किस सेक्टर में कैसे काम करना चाहिए। इसके बाद कुशल प्रबंधकों का अभाव है, ज़्यादा अच्छे मैनेजमेंट स्किल नहीं है उनके पास। परिवहन और विज्ञापन की कमी है, अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हैं वो ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उनके पास। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की चुनौती है उनके सामने। वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा, और मैंने एक पॉइंट इसमें यह भी जोड़ा है, रिटेल मार्केट को डिजिटल मार्केट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गाँव का आदमी भी बैठे बैठे अब सारी चीज़ें ऐसे मंगा रहा है। कल के दिन क्वेश्चन पूछता है कि लघु उद्योगों के साथ चुनौतियां, समस्याएं मैं लिख सकता हूं। कल के दिन मुझे 4 पॉइंट मिले, मैं यहीं पे अपडेट कर लूंगा। अब कैसे लघु उद्योगों को आप सुधार कर सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं इसके लिए? सहकारी समितियां में सुधार, उत्पादन तकनीकी में, सलाहकारी संस्थाओं का विकास, गुणवत्ता जो जो कमियां हैं उन्हीं को सही कर दीजिए। वित्तीय सुविधा उपलब्ध करा देना, अनुसंधान कार्यक्रम बढ़ा देना, इनोवेशंस लेकर आना, प्रदर्शनियां लेकर आना, विशेष अधिनियम पारित करना, बिक्री सुविधाएं दिया जाना, वैश्वीकरण से इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। इनफ, ये तरीका है सही नोट्स बनाने का। यदि आप अब इसके बाद लघु उद्योग से जुड़ी हुई जो जो योजनाएं हैं, लघु उद्योग के क्षेत्र में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, लघु उद्योग के नकारात्मक लक्षण क्या हैं, लघु उद्योग में सरकार द्वारा अभी क्या क्या किया गया है। सरकार ने एक एक्ट लेकर के आई है, निवेश सीमा में वृद्धि की है। इसके बाद ऋण से संबंधित पूंजी सब्सिडी योजना की है। इसके बाद सरकार ने मुद्रा योजना चालू की है, सिडबी को स्थापित किया है, CIBIL को स्थापित किया है, समेरा लेकर आई है, क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई है।
पूछे, कोई बात करे आपसे, आपसे बात नहीं कर पाएगा यदि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जानकारी रखते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग सोचेंगे कि यार क्या नॉलेज है बच्चे के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल की तैयारी करके बैठे हुए हैं। फिर इनका योगदान क्या है? जीडीपी में 8% का योगदान है हमारे यहाँ पे, है ना। विनिर्मित उत्पाद जो है 45% लघु उद्योग से निकल के आते हैं, निर्यात 40% हो रहा है लघु उद्योगों का। इस लेवल की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, और ये सब चीज़ें तभी हो पाएगा जब आप आसानी से चीज़ों को करेंगे। आप एक प्रॉपर नोट्स, और इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री रिवाइज करके दे दूंगा। कारण यह है कि मैंने उस लेवल का काम करके रखा हुआ है। मेरे पास बहुत 500 पेजों को मैंने 50 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। बस ये टेक्निक आपको लेनी पड़ेगी, एक क्रोनोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, और चीज़ों को जूम करना पड़ेगा। जूम आउट जूम इन, जूम आउट जूम इन, ये करना पड़ेगा आपको। यदि आप नहीं जूम आउट जूम इन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। जूम आउट और जूम इन करना पड़ेगा। समझ रहे हो नोट्स बनाना? अब जो नोट्स आप बना रहे हो पैराग्राफ में, वो आपके कोचिंग के नोट्स हैं। आपको पर्सनल प्रोजेक्ट अपना एक तैयार करिए। प्रोजेक्ट 1, मुझे इस सब्जेक्ट के, जैसे इथिक्स है, इथिक्स के नोट्स बनाने। ठीक है, मुझे नहीं आती कुछ नहीं, एक किताब उठाए उसके नोट्स बनाने चालू किया, ऐसे ही ये फॉर्म पे। नैतिकता किसे कहते हैं, नीति शास्त्र के सहसंबंध क्या हैं, इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, एप्टीट्यूड किसे कहते हैं, एटीट्यूड। जब मैं 4-4, 5-5 पॉइंट लिखो, क्यों पीएचडी करना उस पर कि मुझे पूरे पैराग्राफ्स आने चाहिए। और जब ना समझ में आए वो किताब जिंदाबाद, वो किताब का फिर से यूज करो। तो समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? ये बता दो। नोट्स बनाने का जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इसमें आप एनसीईआरटी से बनाओ, आप एडवांस जिससे चाहो उससे बनाओ। क्या बताओ, लघु उद्योग कुछ एनसीईआरटी में अलग लिखा होगा क्या? है ना। लाल एंड लाल में, दत्यम सुंदरम में किसी और में अलग लिखा होगा क्या? तो जब नहीं होगा तो सबके लिए बराबर है। मेरे लिए कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, सब इक्वल है मेरे लिए। बस मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, और क्या करना चाह रहा हूँ? यही नहीं समझ में आ रहा? ये समझिए, सब किताबें बराबर हैं। किताबों के साथ ये मत करिए कि मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ उस किताब से। आप किसी से भी पढ़िए, कोई गंदी से गंदी किताब उठा लीजिए जो आपको लगे सब बेकार है, अरिहंत ले लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद जो है आप उसकी ग्राफिंग कर लीजिए प्रॉपर वैसे ही। और उसके बाद जब आप दूसरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं बस, और कुछ नहीं, सब सेम है। अब पता ये भी चल जाएगा कितना गलत है उसमें, ये भी जानकारी पता चल जाएगी कितनी सही है किताब, कौन से कंपेयर कर पाओगे। तो जीवन में क्या होगा, कभी किताबें आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि अरे इसका आधा नॉलेज तो मेरे पास सही है। ठीक है ना। तो जब आपको ये जानकारी होगी तो इजीली आप उसको रन कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? अभी भी असमर्थ हूँ मैं समझाने में। मैंने समझाया तो, लेकिन बस ये है कि दिमाग में वही कि पूरा छापना है, पूरा छापना है, पूरी किताब को इसमें ला देना है। मैं अपनी किताब छापूंगा, ठीक है। पता चला पूरी BL ग्रोवर अपनी एक नई उसी किताब को लिख डाले, पूरी मेहनत किए बिना मतलब की। मजदूरी करने आदत है हिंदी मीडियम वालों की, मजदूरी करा लो, लेवरगिरी, 18 घंटे काम, रिक्शा चलवा लो। अरे स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क नहीं करना, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। कम समय में, अब इससे क्या होगा, अब आपका टाइम है, प्री कम मेंस का आपका टाइम अलग है, मेंस ओनली का टाइम अलग है। वो एक सब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ, उसी सब्जेक्ट पे ग्राफिंग कर रहे हो, यहाँ टाइम मिल रहा है आधे घंटे, आपका टाइम वो चल रहा है प्री कम मेंस का, उसका जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है उसकी ग्राफिंग में लग गए, ग्राफिंग कर रहे हो। पेज बचाने की बड़ी आदत होती है यहाँ के बच्चों को, लगता है कि पेज को 4 कोने में मोड़ करके किसी तरीके पेज बच जाए। आपने मुझे देखा होगा, मैंने पूरा पेज ब्लैंक है, लेकिन वो पेज मेरा आने भविष्य का है। आगे मैं जब भी कुछ पढ़ूंगा, ये देखिए पूरा पेज ब्लैंक है, मुझे अभी इसके बारे में जब मिलेगा, ये टाइम मिलेगा, मैं पढ़ूंगा और लिखूंगा। नहीं छोड़ेंगे हम। अरे कल के दिन मुझे कुटीर उद्योग बोर्ड बनाया गया, अब कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या क्या काम थे, क्या क्या चीज़ें थी, मैं कल के दिन जब मेरे पास समय होगा मैं पढ़ूंगा। मुझे अभी एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं था तो मैं इतना लिख के छोड़ दिया हूँ, लेकिन क्या मैं पढ़ूंगा नहीं? क्या पढ़ूंगा ना मैं आने वाले भविष्य में। तो जब पढ़ूंगा तो किसी भी नोट से पढ़ूंगा तो यहीं पे लिखूंगा, मैं कहीं और क्यों लिखूं? मेरे एक ही नोट्स पे सब चीज़ें अपडेट होंगी। देखिए ये सारी संस्थाएं हैं जितनी भी लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं, मैं अभी चूंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जब पढ़ूंगा तो लिखूंगा, जहाँ से पढ़ूंगा वहाँ से लिखूंगा। तो थोड़ा सा ये भी जो आपकी पेज बचाने की जो आदत है ये भी बंद करना है।
और ग्राफिंग हमेशा समानांतर, और ऐसे मत लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए, ऐसे लिखिए, जगह कम मिलेगी तो आप बुलेट पॉइंट में ऑटोमेटिक लिखना शुरू करेंगे, पेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरा, डेटें ऐसे क्रम से लिखेंगे, देखिए जो मेन हेडिंग हो यहाँ डाल दो या डेट यहाँ पे डाल दो, डेटें ऐसे क्रम पे डालो। 2010 में क्या हुआ, तो आपको अपनी ज़िंदगी की ग्राफिंग करनी है, कर लो। पैदा हुए 1990 को, 3 जनवरी 1990 को डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उस दिन पैदा हुए, ठीक है, धरती में आए। याददाश्त मुझे अपनी समझ में आई 1-1.5 साल बाद, 1.5 साल पहले के बाद का मुझे याद है कि मैं छोटा था, मैं खेला करता था, मैं कूदा करता था। फिर 3 साल बाद यानी 2093 में मैं पहली क्लास में भेजा गया, ठीक है। फिर 94 में दूसरी में गया और दूसरी में ही फेल हो गया। फिर इसके बाद 94 फिर दूसरी की, फिर 95, फिर 96, 2010 में मेरा 10वीं हुआ, 12वीं हुआ, मेरा इंटर हुआ। आपका पूरा ग्राफिंग निकल के आ जाएगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इस कंडीशन में हूँ, मैंने इतने एग्जाम दिए, इसमें फेल हुआ, इसमें पास हुआ, इसमें ये पाया, इसमें ये मुझे ये मिला, पूरा ग्राफिंग बन जाएगा आपका। तो क्रम से चीज़ों को आप बना सकते हो, हर चीज़ को क्रम लेके चलिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लेके चलिए, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं ठीक है? यदि ये नोट्स बनाने की सीख गए आप, तो आप डेली कॉन्फिडेंस में रहोगे, डेली आपके चेहरे में चमक रहेगी, क्योंकि आपको डर नहीं है। आपको पता है कि मेरे नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, मेरे नोट्स हमेशा जिंदा रहेंगे, ये नोट्स हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों? कल के दिन करंट आया, एक पेज और लग गया, एक ही पेज तो लगाना है, करंट अपडेट। कल के दिन कुछ भी चेंज होगा, बढ़ा दिया। अब मेरे पास देखो इतिहास दिया चीज़ों का और उसका करंट भी है, पुराना बिल्कुल शुरू से बिगनिंग से मैंने चालू किया। और उसका बजट है, कहाँ से चालू किया, जब से बजट आया पूरे वर्ल्ड में, इसके बाद ब्रिटेन में लागू हुआ, फिर भारत में आ गए। आज बजट में जो चेंजेस हैं, आज रेल बजट और आम बजट एक हो चुके हैं। करंट में जो आया है वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ये तो है, जिंदा है मेरे नोट्स, कभी मरेंगे नहीं ये बजट के नोट्स। कल के दिन फिर दूसरे आएंगे वित्त मंत्री, वो देंगे तो उनका लिखेंगे, 4 बातें वो नहीं लेके आएंगे, उनको अपडेट कर देंगे। आपको डर क्या है? आपके नोट्स मर जाते हैं, जिंदा नहीं रख पाते हो, इसलिए आप नोट्स ऐसे बनाओ ताकि आपके नोट्स जिंदा रहें। समझ गए बात को? बुलेट पॉइंट में लिखना है, पहली बात, पूरा नहीं छापना है, ऐसा लिखना है जिससे आपके दिमाग में कोडिंग हो सके, आप उसको खुद याद रख सकें। बहुत बड़े पैराग्राफ में मत लिखिए, बिल्कुल छोटे छोटे वर्डों में लिखिए, हर और पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, और कोशिश करिए 5 से 6 पॉइंट इनफ है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। और एक किताब में इतने ही मिलेंगे आपको, और किताब में भी जो किताब है आपकी पर्टिकुलर किताब पे भी नोट्स बना के रखिए, उसी पे भी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दीजिए ज़्यादा, ठीक। और जूम करिए, उसको जूम करते चले जाइए क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, और सबके लिए प्रॉपर जगह छोड़ के रखिए। कल के दिन दूसरा पढ़ेंगे, सेम टॉपिक मिलेगा, सेम टॉपिक में कोई अंतर नहीं होगा दूसरी किताब में, और सेम टॉपिक चूंकि आपने लिख रखा है, पहले आप अपने नोट्स ही उठा के देखोगे, कहोगे अरे ये किताब तो बेकार लिखी गई है, इससे अच्छे तो मेरे नोट्स हैं। और उसकी यदि कोई बात आपको सही लग गई तो अपने उसमें लिख देंगे, नहीं उस किताब वाले राइटर को फ़ोन लगा के सलाह दे देंगे कि यार थोड़ा अपडेट कर लो। तो ये लेवल का काम करना पड़ेगा, तब होगा, नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। बस वही होगा कि आप मजदूरी करते रह जाओगे। और हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंग्लिश मीडियम का बच्चा आलसी होता है, कम मेहनत करना चाहता है, स्मार्ट काम करता है, वो इसका शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट के चक्कर में बढ़िया कर ले जाता है काम। आप लोग क्या है, पढ़ा लो, और इतिहास की एक किताब और बताइए ना, इतिहास की इतनी किताबें बताइए कि आपकी खत्म ही ना हो इतिहास है, जिंदगी में फिर इतिहास बन के रह जाते हो। तो इसलिए इतना नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उसको तरीके से पढ़ना है। आप कोई भी किताब उठा लो, उस किताब की ग्राफिंग कर लो, और उसके बाद दूसरे जैसे ही पढ़ोगे। एंसेंट हिस्ट्री है, आप मृदुला मुखर्जी से पढ़ो, कक्षा 6 की किताब, उससे ग्राफिंग कर लो। इसके बाद उसी किताब को अपडेट दूसरे से पढ़ोगे, उसको देख लो, उसमें सारी काफ़ी चीज़ें सेम हो रही होंगी। समझ रहे हैं बात को? बस ये कह रहा हूँ, चाहे 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10, ब्रह्मांड यदि कक्षा 6 की NCERT पढ़ रहे हो तो क्या वो महेश मंडलवाल गलत लिख दिया कुछ और? यूनिवर्स को यह लिख दिया कि यूनिवर्स क्या है, पानी जल को यूनिवर्स कहते हैं, वो तो यही लिखे है ना कि ब्रह्मांड में जितने ये सब चीज़ें। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस यही समझाना था मुझे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि कृपया करके हिंदी मीडियम का रिजल्ट तभी बढ़ेगा जब आप लोग इस लेवल का काम करना शुरू करेंगे। आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं, आप लोग बस उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं। कोई आपको किताब बता दिया तो किताब को कह गए, ये कर लिए वो कर लिए। आश्वासन ये मैं मानूं कि आप समझ गए और चीज़ों को आप कर ले जाएंगे। नहीं समझ गए हो फिर पूछो, ये चीज़ चूँकि मैं सबसे ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है।
आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में तो टॉपिक होगा ना कि कब से क्या 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 चीज़ें पढ़नी है, बस उसी एक एक को उठा लो, कंप्लीट करते जाओ उसे। बाद में करंट जुड़ेगा, पहले तो उसका शुरुआत करोगे ना। पता है ना, आगे सोच लेते हो आप लोग, भविष्यवादी हो। करंट बाद में जुड़ेगा ना, करंट अभी तो जुड़ नहीं जाएगा। पहले शुरुआत, शुरू से लेके बिगिनिंग तो शुरू करोगे उसकी, पहले उसका आप हिस्टोरिकल सेक्शन भी तो पढ़ोगे, बाद में करंट भी जुड़ जाएगा उसमें। जोड़ते जाओ करंट भी। हाँ भरोसा नहीं है ना आपको कि मैं ये पॉइंट बल लिख लूंगा तो मुझे याद रहेगा। तो क्यों इतने पॉइंट लिखते हो? पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ 150 शब्द रखने हैं वहाँ पे। 150 शब्द के लिए 5, यदि 6 पॉइंट मुझे मिल जाए, मैं 150 शब्द आराम से लिख दूंगा, गारंटेड कहता हूँ। कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए, मुझे 5 पॉइंट धीरे से बता दीजिए इधर, सर ये पॉइंट है, मैं 150 शब्द में लिख के दिखाऊंगा तुमको, आपको। अच्छा चलो चलो, गवर्नर जनरल है, मैंने इसमें बनाए हुए हैं तो दिखा ही देता हूँ। गवर्नर जनरल कितनी बड़ी चीज़ है, तो कितने बड़े पेजों में लिख डाला आप लोगों ने। मैं केवल गवर्नर जनरल निकालता हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे आपके गवर्नर जनरल कहाँ से लिखें। ये है, देखो पेज तो बहुत लिया है मैंने, अब इसमें बहुत काम करना बाकी है। ये है गवर्नर जनरल, ये है रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, कर्टियर, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, सर जॉन मैकफरसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, ये वारे सब लिखे हुए हैं। हेस्टिंग है, इतने बातों में समझ में आ गया मुझे। हेस्टिंग 10 पॉइंट मुझे मिल गया, मैं क्यों हेस्टिंग को आगे लिखूं? जब मुझे कहीं से मिल जाएंगे तो 2-4 बातें और लिख लूँगा इसके बारे में। अब क्या लिख रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया आपने कि ये भी इसको भी पार कर गया? ये तो इतने में ही काम हो गया मेरा। ये जबकि जब मैं सबसे बड़ा डलहौजी बता रहा हूँ आपको, डलहौजी सबसे बड़ा है, इतने में हो गया मेरा काम। अभी मेरी इतनी जगह बची है। ऐसा किया क्या है आपने, मुझे एक बार दिखाइएगा तो, कि पूरी की पूरी BL ग्रोवर छाप दी, कि पूरी के पूरे मेरे नोट्स छाप दिए। अरे बुलेट पॉइंट में लिखना है प्रभु, बुलेट पॉइंट में, ठीक। और जब बुलेट पॉइंट ये ना समझ में आए, ना याद आए, अब वो वारेन हेस्टिंग है, प्रशासनिक सुधार इसने किए, भूमिका प्रशासनिक सुधार में आपको पता नहीं क्या किए? नहीं पता तो फिर किताब में जाके देखो उसी में। लेकिन वहां पे कितना याद आना चाहिए आपको, वहां पे वारेन हेस्टिंग के बारे में क्या याद आना चाहिए, वो मैं जानना चाह रहा हूं, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। अब आप इसको बिल्कुल लिखे पढ़े हैं पूरा पुथन्ना एक एक चीजों को, वो ठीक नहीं है, ठीक है। दिखा दीजिएगा एक बार, मुझे पर्सनली दिखा लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि और